हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हमारा 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 23 है। जो हमने लास्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी नर्स्ट इक्वेशन की। नर्स्ट इक्वेशन वॉल्टर नर्ट्स ने एक रिलेशनशिप जनरेट किया था, ड्राइव किया था, जो ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और एक रिएक्शन कोसेंट और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी टर्म उसके अंदर आ सकती हैं, वो सारी की सारी टर्म के बीच में जो रिलेशन बनता है वो नर्स्ट इक्वेशन को एक्सप्लेन किया था। वैसे तो हमारा ये टॉपिक हो चुका है कंप्लीट नर्स्ट इक्वेशन का। अब इस टॉपिक के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप के जो फॉर्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है वो आप लोगों ने सीख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। एक बार मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर जो मेन कंटेंट है, ओके, उसके जो मेन कंटेंट है एक बार मैं उन्हें रिवाइज कर देता हूँ और फिर हम लोग शुरू करते हैं नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग बच्चों करते हैं शुरू कुछ रिवाइज्ड पोर्शन। देखिए, जो नर्स्ट इक्वेशन है एक तरह से हमें उसका रिवीजन करना है। ये है हमारी नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन अगर सिंगल हाफ रिएक्शन के लिए लिखी जाए तो कैसे लिखी जाएगी? E इज इक्वल टू E नोट माइनस 0.059 अपॉन n log Q। और Q का मतलब होता है रिएक्शन कोसेंट, जो कंसंट्रेशन रेशो को इंडिकेट करता है। जो रेशो होता है कंसंट्रेशन का, उस चीज को इंडिकेट करता है। E को बोलते हैं ईएमएफ ऑफ हाफ सेल। E नोट को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। N यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन है, मतलब चेंज कितना आ रहा है चार्ज के अंदर, और Q कंसंट्रेशन का रेशो। यही इक्वेशन अगर कंप्लीट सेल के लिए लिखी जाए तो ये हो जाएगा E सेल, जिसे हम लोग कभी कभी EMF भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल। E नोट सेल का मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन n, और ये आएगा log Q। बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पर, बस ये जो Q होगा, Q इज इक्वल टू होगा दोनों केस में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और इसकी पावर n, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पर जो पावर आएगी m। मतलब जो कोफिशिएंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वो कहाँ जाएंगे? वो पावर में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये है नर्स्ट इक्वेशन के कुछ पॉइंट। न्यूमेरिकल करेंगे, पता लग जाएगा। तो ये तो मान के चलिए कि ये पहला कॉन्सेप्ट है। अगर मैं सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूँ, वहाँ पर ये समझाया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमें फाइंड आउट करना हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना होता है तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है E नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log K। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पर जो ईएमएफ होता है सेल का, वो 0 हो जाता है।
ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा आपका ई नोट सेल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये भी हम लोग बता सकते हैं इक्विलिब्रियम के टर्म में। नेक्स्ट जो मैं आपके सामने टर्म यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो है गिब्स फ्री एनर्जी या फिर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कह सकते हैं तो -kNF ई नोट सेल, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप लोग। ठीक है, कभी कभी गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाता है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -kNF ई नोट सेल। एफ यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 96500। ठीक है, इतने कूलम पर मोल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से सीखना है। एक लास्ट पोर्शन में आपको समझाना चाहता हूँ। कभी कभी ये पूछते हैं कि इस रिएक्शन को देखकर बताइए कि दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल या फिर स्पॉन्टेनियस, और नॉट फिजिबल का मतलब नॉट पॉसिबल और नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब ये फोर्थ पॉइंट कह सकते हैं। तो इस बात का भी हम लोग पता लगा सकते हैं, फिजिबल रिएक्शन और नॉन फिजिबल रिएक्शन। नॉन फिजिबल रिएक्शन, तो फिजिबल और नॉन फिजिबल रिएक्शंस का हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ देखकर, इसका पता हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, आपको पता है डेल्टा जी नोट की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, ये नेगेटिव आई, कब आएगी नेगेटिव? जब ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी। डेल्टा जी नोट की वैल्यू नेगेटिव, तो इसके साथ साथ ई नोट सेल की वैल्यू क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव। ये ध्यान रखना है। तो अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो रिएक्शन कैसे होगी? फिजिबल, फिजिबल होगी। ठीक है, और फिजिबल मैंने फिर बताया आपको, फिजिबल मतलब पॉसिबल, स्पॉन्टेनियस, कुछ भी वर्ड हम लोग लगा सकते हैं। दूसरा केस, अगर डेल्टा जी नोट की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब इसका अपोजिट हो जाए, कब होगी? जब ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो जब जब ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये हो जाएगी नॉन फिजिबल। और नॉन फिजिबल का मतलब फिर दोबारा से मैंने आपको समझाया क्या? नॉट पॉसिबल। समझ गए? ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और लास्ट जो टर्म है वो है डेल्टा जी नोट की वैल्यू 0, कब? जब ई नोट सेल की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन जो होगी वो होगी इक्विलिब्रियम पर। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। हमने नस्ट इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है, मैथमेटिकल फॉर्म भी और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को स्टॉप करके जो आपने लेक्चर नंबर 21 और 22 से जो नोट्स तैयार किए हैं, जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उन्हें आप लोग एक बार मैच कर लें, आप लोग उन्हें कंपेयर कर लें। जो हमने आज आपको यहाँ पर आपके सामने डिस्कशन किया है, तो वो सारी चीज़ें एक बार आप लोग चेक करके और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स NCERT के। सबसे पहले मैं आज आप लोग के सामने जो न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा वो न्यूमेरिकल होंगे NCERT इन टेक्स्ट और NCERT एग्जाम्पल्स के। तो सभी स्टूडेंट अब अपने सामने NCERT इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल, ठीक है, वो जो क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूँगा उसे आप लोग ओपन कर लेंगे। ठीक है, अभी आप लोग इसे चेक करिए। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं NCERT इन टेक्स्ट के, तो उन्हें भी एक बार समझना है, कंसल्ट करना है।
आप लोग NCERT इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो NCERT बुक है, चैप्टर है, उसमें इंटेक्स के क्वेश्चन ओपन कर लीजिए। और इंटेक्स में हम लोग बात करते हैं NCERT इंटेक्स्ट, और हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.1 की। क्वेश्चन नंबर 3.1 में क्या लिखा है? हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। तो ये कहा कि आप Mg+K2/Mg, ये जो सिस्टम है इसका हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कैसे करते हैं? देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको याद होना चाहिए, जब मैं आपको पोटेंशियल पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में, मैंने बताया था किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम लोग कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को गिवन इलेक्ट्रोड की कंडीशन के साथ में कपल किया जाता है, और कपल करके हम लोग एक सेल तैयार करते हैं, एक डिवाइस तैयार करते हैं, और उसके बाद में हम लोग फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल। तो इस बात को मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड, potential of a single electrode cannot find but it can be find by the help of reference electrode, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग क्या लेते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं जैसे कि हाइड्रोजन या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? इसे बोलते हैं SHE। इसे हम लोग शी बोलते हैं, लिखवाया था आपको। इसके लिए करते क्या है? द गिवन इलेक्ट्रोड, और गिवन इलेक्ट्रोड हमारा क्या है? गिवन इलेक्ट्रोड है Mg+K2/Mg। ठीक है, क्या हो रहा है? ये हो रहा है रिडक्शन। समझ गए बात को? ये जो गिवन इलेक्ट्रोड है ये शुड कपल्ड विद, इसे कपल करना पड़ेगा, मतलब कपल का मतलब पेयर बनाना पड़ेगा, कपल्ड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब शी। और शी के दो केस बनते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के दो केस बनते हैं, एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन। हमने बताया था आपको, अगर गिवन इलेक्ट्रोड रिडक्शन का है तो शी का हमें लेना पड़ेगा ऑक्सीडेशन,
और अगर गिवन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन का है तो शी का लेना पड़ेगा रिडक्शन। यहाँ क्या लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा, अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ लेना पड़ेगा हाइड्रोजन ओब्लिक हाइड्रोजन प्लस, मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे, जब ये कपल होकर एक सेल बन जाएगा तब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो मान लिया यहाँ पर ई नोट Mg प्लस के 2 ओब्लिक Mg, एक तो ये दिया है और एक दिया है ई नोट H2 ओब्लिक 2H प्लस, ये रिडक्शन पोटेंशियल और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, मान लें ये हमें यहाँ पर गिवन है, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं ई नोट सेल। तो ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट H2 ओब्लिक H प्लस प्लस ई नोट Mg प्लस के 2 ओब्लिक Mg, मतलब कुल मिलाकर इस पूरे पेयर को कुल मिलाकर क्या करेंगे, कपल करेंगे, और कपल करके हम लोग यहाँ पर अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं कि इस अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो किसी अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम लोग सीधे सीधे फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग इस तरह के इलेक्ट्रोड को ऐसे फाइंड आउट करेंगे उसका पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 3.1। अब हम लोग डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 3.2। ओके, चलिए आते हैं हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 3.2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर 3.2 में क्या लिखा हुआ है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए जिंक पोट। क्या हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक कंटेनर में रख सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन है कि ये एक जिंक का कंटेनर है। क्या है ये, जिंक पोट, और इसके अंदर ये जो फील्ड है ये क्या है, ये है CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कहा कैन वी स्टोर या कैन यू स्टोर CuSO4 solution in जिंक पोट, ये क्वेश्चन है। देखिए हमने बताया था रिएक्टिविटी के बेस पर कि जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है उस मेटल का हम लोग उस मेटल के कंटेनर में लेस रिएक्टिव मेटल का हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। समझ के बात को, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अगर जिंक इज़ मोर रिएक्टिव तो जिंक यहाँ पर जिंक डिसॉल्व हो जाएगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और सॉल्यूशन यहाँ पर खराब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसके आंसर में जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, so it can replace to
कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू दिस solution of copper sulfate can't store in zinc pot। इसके आप लोग रिएक्शन भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जिंक जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ करेगा रिएक्ट, ये मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये यहाँ से कॉपर को रिप्लेस कर देगा यहाँ से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और कॉपर जो है वो जो जिंक कंटेनर की जो वॉल है वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये सॉल्यूशन कुछ टाइम बाद में कॉपर सल्फेट का नहीं रह पाएगा, ये जिंक सल्फेट हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए वी कांट स्टोर इन जिंक पॉट, हम स्टोर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3.2 करिए नोट। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3.3 पर। देखिए 3.3 क्वेश्चन भी रिएक्टिविटी के बेस पर है, पोटेंशियल के बेस पर है, तो आई थिंक 3.3 क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो अपने आप। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3.3 में NCERT इंटेक्स का क्या लिखा है इसके अंदर? इसके अंदर लिखा है कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सजेस्ट 3 substance that can oxidize ferrous iron under suitable condition। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि ये हमारे पास में फेरस आयन है, इस फेरस आयन को क्या करना है, इसे ऑक्सीडाइज करना है, इसे कन्वर्ट करना है फेरिक आयन में। ठीक है, यही कहा इन्होंने कि दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन। तो आपको क्या करना है, ऐसे 3 सब्सटेंस बताने हैं, A, B, C, ऐसे 3 सब्सटेंस बताने हैं जो फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर दे। मतलब यहाँ पर इसका तो होना चाहिए ऑक्सीडेशन और इनका क्या होना चाहिए, रिडक्शन। ठीक है, तो आपको ऐसे 3 आयन बताने हैं, ऐसे 3 सब्सटेंस बताने हैं जो फेरस आयन को फेरिक में कन्वर्ट कर दे, मतलब इसका ऑक्सीडेशन कर दे, अपना रिडक्शन कर दे। तो ऑब्वियसली जो अपना खुद का रिडक्शन करेंगे उनका रिडक्शन पोटेंशियल फेरस आयन के रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ऐसा होगा। तो ऐसे 3 सब्सटेंस आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वहाँ से उठाने हैं जो फेरस आयन को फेरिक में कन्वर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे अपने आप, ठीक है, एक्सप्लेन करके करोगे। ठीक है, तो इसे तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ रफ। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंटेक्स का है या एक्सरसाइज का है। यस, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज, सॉरी आपका एग्जाम्पल का। आप लोग जहाँ पर ये क्वेश्चन लिखे हुए थे उसके नेक्स्ट पेज पर आइए और हम लोग बात कर रहे हैं NCERT एग्जाम्पल की। और NCERT एग्जाम्पल में है क्वेश्चन नंबर 3.1। ठीक है, 3.1 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक सेल यहाँ पर गिवन है और सेल यहाँ पर ये गिवन है। सेल, ये सेल है Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस, और ये है
0.0001 m, ये ठीक है। और ये कन्वर्ट हो रहा है Mg+ के 2 में एक्वस, और ये है 0.130 m, ठीक है, इस कंसंट्रेशन है, और प्लस 2 टाइम्स Ag, और ये सोल्ड। ये हमें यहाँ पर क्या गिवन है, रिएक्शन गिवन है, ये हमें यहाँ पर रिएक्शन गिवन है, रेडॉक्स रिएक्शन गिवन है जो एक सेल के अंदर हो रही है। इस क्वेश्चन में ये कहा कैलकुलेट ई सेल, आपको ई सेल कैलकुलेट करना है। अगर आपको गिवन है ई नोट सेल की वैल्यू गिवन कितनी है, 3.17 इतने वोल्ट, बस ये डेटा आपको गिवन है। वैसे क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, सीधे यहाँ पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है। ये इक्वेशन है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ठीक है, और बाकी सब कुछ गिवन है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर n अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर m, मतलब ये कोफिशिएंट है जो कंसंट्रेशन में, जो जैसे यहाँ पर कितना है कोफिशिएंट, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है कोफिशिएंट 1, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ई सेल हमें निकालना है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल की वैल्यू 3.17 ये दे रखी है, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन n, चेंज कितना है, देखो 0 से +2 2 का चेंज, और प्लस के 2, क्योंकि 1 पर 1 का चार्ज है, 2 पर 2 का हो जाएगा, तो 2 से 0, मतलब ओवरऑल चेंज यहाँ पर 2 का है, ठीक है। अगर कहें आप लोग n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, चेंज 2 का है, तो 2 इंटू लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो 0.13, पावर कितनी 1, यहाँ पर 0.0001 और इसकी होल पावर 2, ठीक है, ये है। तो आपको करना क्या है, ये तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन ये जो लोग का फैक्टर है इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। इधर कर लीजिए सोल्व लोग सोल्व करिए, ये है लोग, इसे तो हम लिख सकते हैं 13 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, इसे हमने लिख रहे, इसे क्या लिखा हमने, देखो ये डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट बाद में है, ठीक, तो इसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻⁸। ऐसा कैसे हुआ, देखो अगर मैं इसे यहाँ सोल्व करूँ, इस वाले फैक्टर, इसे लिख सकता हूँ 0.0001 इंटू 0.0001, ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसकी पावर 2 है, स्क्वायर है इसका का मतलब 2 बार लिखा जाएगा, तो इसके अंदर जब मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4, इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, अल्टीमेटली मैंने इस पावर को ऐसे तोड़ लिया, ऐसे ब्रेक कर लिया, और बस अब इसे सोल्व कर लिया। log 13 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, ये पावर यहाँ से ऊपर जाएगी, इंटू 10⁸, तो log 13 इंटू 10⁻, आपका -2, और ये बचेगा 6, ठीक है। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करिए, log 13 प्लस log 10⁻6, मतलब m इंटू n, इसे m मान लीजिए, इसे n मान लीजिए,
इसमें m की पावर n का फॉर्मूला log 13 प्लस 6 log 10। ठीक, log 13 की वैल्यू पुट करिए, log 10 की वैल्यू 1 होती है और 6। इस पूरे फैक्टर को जो आप लोग सोल्व करोगे और जो भी आंसर आएगा आपको यहाँ पुट कर देना है, इसमें से यहाँ से उठा के इसे यहाँ पुट कर देना है और फिर आप लोग इजीली ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लोग जो आप सोल्व करोगे, लोग आपको इसके साथ सोल्व नहीं करना, इसके साथ सोल्व करोगे तो लगभग 3-4 पेज का क्वेश्चन हो जाएगा और फिर भी हो सकता है आंसर गलत हो जाए। लोग को आपको साइड में सोल्व करना है, अलग से सोल्व करके दिखाना है। अगर सोल्व करके दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, अगर आपको रफ करना है तो रफ कर दे। अल्टीमेटली हमें तो लोग की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो किसी भी न्यूमेरिकल में आपको लोग न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, कर लीजिए नोट। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर को तो हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पर, और नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत हम लोग इन्हीं न्यूमेरिकल से करेंगे, मतलब यहीं से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।